हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग समिट्स हैं वहां से क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम पूछे आते हैं, तो एक एक करके उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट समिट में। आज हम पहली समिट डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड G20। G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का है। हालांकि इसमें 20 कंट्रीज तो नहीं है, इसमें कुल मिला के 19 कंट्रीज हैं, उसमें से 20th जो है वो यूरोपियन यूनियन है। अब देखिए G20 में याद रखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही से पार्टिसिपेट करती हैं। आमतौर पर जो ग्रुपिंग होती है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप होता है G7। आपको G7 के बारे में पता होगा, वहां पर केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और याद रहे, डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया भी G20 का एक मेंबर है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ G20 ग्रुपिंग। याद रहे, G7 में एशिया से जापान का नाम आता है, एशिया से देखा जाए तो उसमें चाइना का नाम नहीं है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। नाउ G20 में यदि हम डिस्कस करेंगे, इसमें बेसिकली कौन कौन समिट हुई हैं अभी रिसेंट में और आने वाले कल में कहां पे क्या होंगी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात आपको याद रखना है, जो 17th G20 समिट थी, 17th समिट जो है वो कहां हुई है? ये हुई थी इंडोनेशिया में। ये हुई थी इंडोनेशिया में, इसको आप लोग याद रखेंगे। और देखा है उसके पहले जो 16 थी वो रोम में हुई थी, इटली में हुई थी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये जो 17 समिट है इंडोनेशिया में, ये 2022 में ऑलरेडी हो चुकी है ना। लेकिन 2023 का कहाँ पे हुआ? इंडिया में। तो 18 G20 समिट जो है ये कहाँ है? ये है इंडिया में। और इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ये है 2023 का। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी चर्चा में भी थी, अभी आप लोगों को याद होगा G20 समिट के बारे में। इसके बाद 19th G20 समिट की बात करें, जो अगली G20 समिट होने वाली है वो होगी कहाँ पे? ब्राजील में। ब्राजील कहाँ पे है? ब्राजील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री है। और याद रहे, ब्राजील हमारे इंडिया के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ग्रुपिंग है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसका ब्राजील मेंबर भी है, इसलिए ब्राजील हमारे काफी क्लोज रहता है। तो ब्राजील की बात करें यहां पर होगा सन 2024 में। तो ये चीजें आपको G20 समिट के बारे में याद रखना है। 18th समिट जो है इंडिया में हुई थी, इसलिए आपको G20 के बारे में इस बार याद रखना ही होगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल भले ना पूछा जाए, लेकिन इतना तो पूछा सकता है G20 समिट, G20 के बारे में पूछा सकता है कौन सी कंट्रीज से ग्रुपिंग है, तो आप बताएंगे डेवलपिंग कंट्रीज से ग्रुपिंग है। इसके अलावा G20 की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एग्जाम में कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1999 में इसका फॉर्मेशन किया गया था G20 समिट का। और इसके अलावा इसमें एज ऑफ नो 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज का ग्रुप है। इसके साथ में 20 बनाने के लिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलाकर यहाँ पर बनता है G20। तो यहाँ पर याद रखना है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का यहाँ पे ग्रुप है। ये है G20 समिट। और 18th समिट हुई है इंडिया में 2023 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और ये काफ़ी चर्चा में था। हालांकि यहाँ पर देखें तो जो कंसेंसस है, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया, बिकॉज ऑब्वियस में रसिया के मामले में, रसिया यूक्रेन क्राइसिस में कई सारी कंट्रीज आपस में डिवाइडेड थे। स्पेशली इंडिया की बात करें, इंडिया अक्सर अब्सटेन करता है उसमें कि हम ज़्यादा उसमें इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आई मीन वहाँ पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, बिकॉज यू नो दैट रसिया हमारा काफ़ी क्लोज अलाई है। तो रसिया के अगेंस्ट पे कमेंट करना थोड़ा सा हमें सूट नहीं करता। बहुत सारी रीजंस हैं। हालांकि ऐसा एलाई जो है कोई परमानेंट तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे जो प्रेजेंट इंटरेस्ट है उसमें रसिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवनली हम ऑयल भी वहाँ से ले रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी डिफेंस हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग रसिया से इंपोर्ट करते हैं। तो दीज आर वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे हम लोग रसिया के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। तो ये है G20 समिट, इसको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही से पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। अगली हमारी समिट जो है हमारे जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पर याद रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ नाउ 23rd, लेट मी राइट डाउन दिस वन, इसे बोलते हैं SCO। फुल फॉर्म इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रहे, संघाई वो जगह है जो कहाँ पे है? संघाई वो जगह कहाँ पे है? ये है चाइना में। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है
वो बेसिकली संघाई में नहीं बल्कि कहाँ पर है, बीजिंग में है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था एग्जाम में, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे बिकॉज कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं और दे कमेंट दिस वन कि यहाँ पे संघाई में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर बीजिंग संघाई में होगा, बट ऐसा नहीं है। बल्कि इवनली ब्रिक्स जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर जरूर संघाई में है। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन जो है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, एस्टेब्लिशमेंट कई बार पूछा आता है एग्जाम में बिकॉज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस समय चर्चा में है। एक मिलिट्री ग्रुपिंग आप कह सकते हो, जैसे नाटो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, वैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसी फॉर्मेट में बनाया गया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ सन 2001 में, मतलब G20 बनने के ठीक 2 साल बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। एज ऑफ नाउ चूंकि भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, यदि आप बात करें कितनी कंट्रीज एज ऑफ नाउ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो याद रहे एज ऑफ नाउ 9 है। याद रहे पाकिस्तान भी यहाँ पर पार्टी है, पाकिस्तान भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एज ऑफ नाउ मेंबर है, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ये जो 23rd समिट है, कौन सी 23rd समिट, ये कहां पर है, ये है इंडिया में। 23rd समिट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, ये है इंडिया में। इसको आप लोग जरूर याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 23वीं जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है 2023 की, कब की, 2023 की, ये है इंडिया में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो जो 2 समिट हम डिस्कस कर लिया जो इंडिया में है, G20 समिट जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रुपिंग है, 1999 में उसका फॉर्मेशन किया गया है। उसकी समिट 2023 कहां पे हुई, इंडिया में हुई। 23वां संघाई को, वो 18th था, 18th G20 समिट था। 23वां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है, 23rd समिट जो है 2023 में, वो कहां पे है, इंडिया में है। इसके पहले उज्बेकिस्तान में था, समरकंद में, 22वां। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से आगे चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो है ब्रिक्स समिट। क्या है, ब्रिक्स। देखो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद में ब्रिक्स बन चुका है। अब देखो यहां पर आपको याद रखना है, इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं। इसमें ब्राजील है, ब्राजील है, इसमें रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अब यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई है, बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ईयर कभी कभी देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर पहली बात याद रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो कब है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है सन 2009 में, है ना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली G20 और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स, ये तीनों काफी चर्चा में है, इसलिए इनके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। कुल कितनी कंट्री हैं, देयर आर 5 कंट्रीज, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो 15th समिट जो होने वाली है, 15th समिट ब्रिक्स की, ये 2023 वाली, ये कहां पे है, ये है आपके साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका की किम्बरले माइन बहुत फेमस है, आप लोग कमेंट करके बताना चाहें, बता सकते हैं कि कौन सी चीज के लिए, कौन से मिनरल के लिए किम्बरले माइन का फेमस है। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहां पे है, ये है संघाई नहीं, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये है संघाई में। तो इस तरह से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, संघाई में है। इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा 14th समिट जो है 2022 वाली, 14th कहां पे हुई थी, ये हुई थी चाइना में। तो ये दोनों चीज आप लोग यहां पे याद रखेंगे। अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी डिस्कस करना है, व्हाट इज दैट, ब्रिक्स का अपना खुद का एक बैंक स्टार्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड NDB। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक।
न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का इनिशिएटिव है और ब्रिक्स की जो कंट्री हैं यहां पर इक्वल शेयर होल्डर हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, यह है संघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, संघाई में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का इनिशिएटिव है, सन 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। दैट इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सारे याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पूछा सकता है आप लोगों से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पूछा सकता है, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पर उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है। मेजर उसमें शेयर होल्डर एज ऑफ चाइना है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। आपको कमेंट में बताना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एज ऑफ नाउ हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये हमने डिस्कस किया G20 के बारे में, SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अब आपसे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है जो कि काफी चर्चा में रहती है, वो है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। अब देखो COP 27 की बात करें, COP 27 की बात करें, 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे बोलते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है किसमें, UN क्लाइमेट चेंज, इसे बोलते हैं UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 की। अब देखो 2022 का भी याद रखना, 2023 का भी याद रखना। हालांकि 22 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन केस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया आता है, कभी कभी पुराना पूछ लिया आता है, बिकॉज पेपर बनने में थोड़ा, पेपर ऑलरेडी कई बार बन जाता है जब, तो थोड़ा सा पुराना भी डेटा पूछ लेते हैं कई बार। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 की हम बात करें कि 2022 में कहाँ पे हुआ था, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, दैट टुक प्लेस एट द शर्म एल शेख, है ना। तो कहाँ पे हुआ, शर्म एल शेख, मतलब दैट्स बेसिकली क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ, शर्म एल शेख। शर्म एल शेख बेसिकली एक सिटी है किसकी, इजिप्ट की। इजिप्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, इजिप्ट है आपके अफ्रीका में। इजिप्ट के पिरामिड बड़े फेमस, आप लोग को याद होगा। इजिप्ट में नील नदी बहती है, नील नदी, ब्लू नील और व्हाइट नील जो हैं खार्तूम पे मिलती हैं, जो कि सूडान की राजधानी है। वहाँ से मिलने का उसका नील बन जाता है उसका नाम, और फिर बाद में इजिप्ट बहती है। इजिप्ट को बेसिकली आई मीन नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वन। और बाद में कैरो के पास में जाकर ये किससे मिलती है, दैट मीट विद द मेडिटेरियन सी, है ना। तो एज ऑफ नो जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में, इसका 2022 का समिट शर्म एल शेख में हुआ जो कि इजिप्ट में है। और इसके अलावा 2026वां बात करें, COP 26 की बात करें 2021 में जो हुआ वो ग्लासगो में था, यूके में। वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर आपको COP के बारे में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो फर्स्ट समिट हुआ था, फर्स्ट मीट जो कह सकते हैं आप, फर्स्ट समिट या फर्स्ट मीट जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, दैट स्टार्टेड विद द बर्लिन। 1995 में, 1995 में, 1995 में बर्लिन में, जर्मनी में ये पहली मीट हुई थी। बर्लिन आपको जानते ही आप, बर्लिन क्या है। देखो बर्लिन वॉल भी बड़ी फेमस है। जो बर्लिन वॉल आपको याद होगा कि जब आई मीन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बर्लिन वॉल बना के ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था। और याद है काफ़ी लंबे समय तक रहा, काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 1991 के टाइम में जब आई मीन कोल्ड वार का जब एरा खत्म हो रहा था, तो उसके बाद में बर्लिन वॉल को डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ें थोड़े पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। तो COP 28 की यदि हम बात करें, किसके बारे में बात करेंगे अब, COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UN
यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 वाला, ये कहां पे है? ये है आपके यूनाइटेड अरब अमीरात में, है ना। तो ये आपको लोकेशन आपको जरूर याद रखना है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका 2023 का जो समिट है वो कहाँ पे है? यूएई में है। यूनाइटेड अरब अमीरात एक मिडल ईस्ट की कंट्री है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। कई बार प्रयास करें कि ये चीज़ें जो हैं जब पढ़ें तो प्रॉपर तरीके से आप मैप जो है उसको साथ में रखें, बिकॉज कई बार ये जो चीज़ें होती हैं उससे आई मीन वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट स्टेट है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। कई बार लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने के लिए आप प्रयास करें कि मैप साथ में लेकर रखें, उससे आपको पढ़ने में चीज़ें ज़्यादा आसानी होती है ना। तो हमारा 2023 का जो समिट होने वाला है वो कहाँ पे है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसको आप लोग याद रखिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। चलिए, तो ये रहा COP27 के बारे में। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत से बहुत ज़्यादा लेना देना तो नहीं, लेकिन चूंकि भारत को इन्वाइट किया जाता है वहाँ पे एज ऑफ नाउ जब भी समिट होती है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चूंकि 40th समिट जब हुई थी इसकी, तो वहाँ पे भारत को इन्वाइट किया गया था। तो हम बात कर रहे हैं G7 के बारे में। अब देखो, G7 कंट्रीज की ग्रुपिंग जो है, पहले इसमें G7 ही था, बाद में इसको रशिया को भी शामिल किया गया था, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस होने के बाद में रशिया को G7 से बाहर कर दिया गया था। टाइम बीइंग के लिए उसको G8 बना दिया गया था, लेकिन अब वापस से इसको G7 बना दिया गया है। अब देखो, G7 में याद रखना, ये एक डेवलप्ड कंट्रीज ग्रुपिंग है। क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज ग्रुपिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें अमेरिका है, कनाडा है, और फिर यूरोपियन मेन कंट्रीज हैं, जैसे आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, लेट मी राइट डाउन दिस वन, एक यूएस हो गया, कनाडा हो गया। अब यूरोपीय कंट्रीज देख लेते हैं, और जापान तो अपना ही है, जापान एशिया से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद 4 कंट्रीज और बचती हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका हो गया यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। अब देखो, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि अब जो है G7 का जो प्रभाव था, पहले हुआ करता था, वंस अपॉन अ टाइम इट यूज्ड टू बी, अब वो लगभग खत्म होने के कगार पे हैं। बहुत ज्यादा वो इफेक्ट बचा नहीं है, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में होती नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई वी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। तो 48 समिट जब हुई थी, कहां पे जरूर हुई थी? जर्मनी में। वहां पे इंडिया को जरूर इन्वाइट किया गया था, इंडिया हैड बीन इनवाइटेड ओवर देयर। तो 48 समिट जो है ये कब की है? 2022 में। 2022 में समिट हुआ तो इंडिया को इनवाइट किया गया था। उसके बाद एज ऑफ नो, यहाँ पे कुल मिला कितनी सी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। 49th जो होना है वो कहाँ है? वो है जापान में। कहाँ पे है? जापान में। ये कब का है? ये है 2023 का। और 50th की बात करें, 50th का भी ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, एंड दैट विल टेक प्लेस इन इटली। इटली में होगा आपका 50वां, जो कि 2024 में होगा। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, समिट कब क्या होने वाली है, बिकॉज यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, सो एज सच यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। G7 ग्रुपिंग बहुत ही पुराना है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड। यदि हम बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट देखा है तो 1975 में हुआ, 1975 में हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। द टाइम व्हेन इंडिया हैड बीन लाइक इन टर्बुलेंस स्टेज। आपको पता होगा उस समय बहुत सारा जो नेशनल इमरजेंसी जैसी चीज़ें जो उसमें काफ़ी चर्चा में चल रही थी, दैट इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में G7 का रोल हालांकि अब थोड़ा सा है, बिकॉज इस समय डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं दे आर इन्वाइटिंग इन इंडिया, तो इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जरूर वहाँ पे जाते हैं। नाउ लेट्स टेक अबाउट द नेक्स्ट वन। एक इंपॉर्टेंट समिट है आसियान समिट। अब देखो यहाँ पर देखिए तो दो जो समिट्स हैं वो एक ही साल होती हैं।
तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। पहले बात करते हैं आसियान, ASEAN, आसियान। व्हाट इज आसियान? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। और आसियान इस समय चर्चा में है, भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें ऑलरेडी आप काफ़ी चर्चा में आती हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मतलब एशियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, एक ही पूछा सकता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसमें एज ऑफ नो कितनी कंट्रीज हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आमतौर बन जाते हैं। तो पहली बात याद रखना, इसका एस्टेब्लिशमेंट याद रख लीजिएगा 1967 में हुआ, मतलब काफ़ी लंबे अरसे पहले हुआ है 1967 में। और राइट नाउ देखा तो आसियान काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, ऐसे कारण जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं दे आर क्वाइट यूनाइटेड। यहाँ पर कुल मिला के कंट्रीज़ की बात करें, कितने नेशंस यहाँ पर हैं, तो कंट्रीज हम देखें तो यहाँ पर कुल मिला के 10 कंट्रीज की ग्रुपिंग है। और हालांकि यूरोपियन यूनियन जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन उसका जो प्रेजेंस है एज ऑफ नाउ, उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी होता जा रहा है टाइम के साथ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में। तो पता ही बेसिक, बहुत बेसिक सा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और भी याद रखनी है जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि समिट कौन सी कब हुई है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो 2022 की जो समिट है, अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 40th और 41st, कौन सी 40th समिट और 41st समिट वो एक ही जगह होती है। ये कब की है? सन 2022 की। 2022 में जो हुई है वो कहाँ हुई है? दैट टुक प्लेस एट कंबोडिया। याद रहे, कंबोडिया इसका मेंबर है। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया, लाओस सब आसपास ही है। 42nd की बात करें, 42nd समिट जो कि आपकी कहाँ है? ये है आपका जो कि 2023 में होने जा रहा है। तो इसकी यदि हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछा सकता है एग्जाम में। तो 2023 वाला आप याद रखना, ये कहाँ पे होने जा रहा है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ही हेडक्वार्टर भी है और इंडोनेशिया में भी 42nd और 43rd समिट भी होने जा रही है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंडोनेशिया में एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, दैट इज कॉल्ड सुंडा स्टेट। क्या बता सकते हैं सुंडा स्टेट कहाँ पर है? एनी ऑफ यू? सुंडा स्टेट कौन कौन सा आइलैंड के बीच में है? और एक और है मलक्का स्टेट, है ना। तो आपको बताना है मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट कहाँ पे है। प्लीज डू कमेंट दिस आउट, तब तक मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और कंबोडिया में 40th समिट थी। 41st समिट जो है आपकी 40th और 41st दोनों की आपकी कंबोडिया में है। 42nd और 43rd इंडोनेशिया में है। आप देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। एक तो हमने डिस्कस किया किसके बारे में? मलक्का स्टेट। क्या है मलक्का स्टेट? याद रहे, जो मलक्का स्टेट है इसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। मलक्का स्टेट कहां पे है? ऊपर है आपका मलेशिया और नीचे है सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा को कनेक्ट करता है कौन सा? मलक्का स्टेट। तो मलेशिया और सुमात्रा कौन कनेक्ट करता है? मलक्का स्टेट कनेक्ट करता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर सुमात्रा और जावा के बीच में, किसके बीच में? सुमात्रा और जावा के बीच में। सुमात्रा और जावा ये दोनों आइलैंड हैं, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है सुंडा स्टेट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट और मलक्का स्टेट इस समय काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। मलक्का स्टेट तो वैसे भी बड़ा फेमस है बिकॉज यहाँ से बिलियंस ऑफ द डॉलर, यदि हम कहें कि यहाँ पे कितनी शिप्स यहाँ से निकलती हैं,
तो यहाँ पे मलाक्का स्टेट से बहुत सारी शिप्स निकलती हैं। दैट्स वाई इंपॉर्टेंस के मामले में देखें तो मलाक्का स्टेट बहुत फेमस है इस समय, लेकिन सुंदर स्टेट का भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुमात्रा और जावा के बीच में है सुंदर स्टेट। ये दोनों ही स्टेट आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर याद रखना है, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगली समिट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हाल ही में फिनलैंड ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया है। तो राइट नाउ इसकी जो मेंबरशिप है, पहले होती थी कितनी 30, लेकिन अब हो गए 31। तो ये भी आपको याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा नाटो के चक्कर में ही नाटो से बेसिकली जो अपना यूक्रेन और रसिया क्राइसिस आपने सुना होगा, तो उसमें क्राइसिस होने की बड़ी वजह नाटो ही रही है। बिकॉज यूक्रेन जो है वो ज्वाइन करना चाहता था नाटो, ये दे वांटेड टू ज्वाइन द नाटो, लेकिन रसिया का ये कहना था कि नहीं आपको नाटो ज्वाइन नहीं करना है। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ आपने देखा ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो नाटो का फॉर्मेशन काफ़ी पहले हो गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, मतलब वे बिफोर, मतलब 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1949 में। अब देखो रसिया के खिलाफ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये एक मिलिट्री अलायंस है। क्या है ये? एक मिलिट्री अलायंस है। और ये मिलिट्री अलायंस में रहता है कि इसमें से किसी भी मेंबर के ऊपर यदि कोई अटैक होता है, मतलब सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे। इसमें जो मेन फंड जो दिया जाता है वो यूएस मेन कंट्रीब्यूटर है, लेकिन देखा है तो यूरोपियन यूनियन के जो मेजर कंट्रीज, यूरोप की जो मेजर कंट्रीज हैं वो नाटो की मेंबर है प्रेजेंट टाइम। अब देखो कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है ये पहले होते थे 30, लेकिन कंट्रीज हो गई हैं अब 31। अब याद रखा 31 जो कंट्रीज हो गई हैं उसमें से 31st की बात करें कौन सा हुआ है, ये है फिनलैंड। हालांकि फिनलैंड को पहले रसिया ने थोड़ा थ्रेटन किया था कि आप यदि ज्वाइन करोगे तो हम आपको ऊपर अटैक कर देंगे। उसको थोड़ा टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन लेटर ऑन फिनलैंड ज्वाइन इट। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यदि बात करें नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है आपका बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स में है आपका हेडक्वार्टर एंड दैट इज लोकेटेड एट द बेल्जियम। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज डू रिमेंबर। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि नाटो में यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अभी तक यदि पेपर नहीं बना होगा, पेपर शायद मोस्ट प्रोबेबली बन गया होगा, तो यहाँ पे पॉसिबली आपसे हो सकता है 31st का ऑप्शन ना दिया हो, 31 का ऑप्शन ना दिया हो। दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो आप 30 भी टिक कर सकते हैं, बिकॉज उस समय तक हो सकता है जब पेपर सट रहा हो तो उसमें फिनलैंड उस समय बना रहा हो, लेकिन ये 31 ऑप्शन में है तो आपको 31 ही चूज करना है, बिकॉज जब वापस से रिव्यू होता है तो वहां पर चीजें चेक होती हैं। ठीक है, तो आपको 31 ही चूज करना है अपनी तरफ से। नाउ नाटो में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो नाटो समिट होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और जो 33rd नाटो समिट होने वाली है, 33वीं नाटो समिट, हालांकि वो हो चुकी है, तो 33rd समिट की यदि हम बात करें, यूरोप की एक महत्वपूर्ण कंट्री है, इसका नाम है दैट इज कॉल्ड लिथुआनिया। थोड़ा कम सुना होगा आप लोगों ने, लिथुआनिया। लिथुआनिया में हुई 33rd समिट। इसके पहले यदि हम बात करें 32nd समिट की बात करें, वो स्पेन में हुआ था, मैड्रिड में हुआ था, लेकिन 33rd समिट जो है वो कहाँ पे? लिथुआनिया में है। ये एक मिलिट्री अलायंस, याद रखिएगा। इसमें मेंबर की बात करें तो मेजर यदि मेंबर की बात करें, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है ना, तो उस मेंबर याद रखना, जिसमें यूएस है ही है, यूएस है, कनाडा हो गया, इसके अलावा मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, तो थोड़ा सा आप याद रखें। बट यूएस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नाटो, यूएस भी नाटो का एक मेंबर है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। एवं टर्की ज्वाइन इट एज वेल, टर्की ने भी ज्वाइन कर रखा है ना। चलिए, ये रहा नाटो के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, NAM। आप लोगों ने NAM के बारे में सुना होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू का जो है इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में। जब पूरी दुनिया, उस समय एक वक्त था जब
या तो रसिया के फेवर में थी या तो अमेरिका के फेवर में थी। एट दैट टाइम वी हैड डिसाइडेड दैट कि हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे, मतलब किसी भी तरफ कंप्लीट पूरा झुकाव नहीं रखेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये याद रखिए, इसका फॉर्मेशन उस समय याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू आल्सो कंट्रीब्यूटेड ऑन दैट वन। तो एनएएम का जो फॉर्मेशन जो ईयर है वो हुआ 1961 में। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ एनएएम का? इस्टेब्लिशमेंट ईयर के लिए हम बात करेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ है 1961 में, मतलब वे बिफोर, बहुत पहले की बात है। और वो टाइम वैसे भी कोल्ड वॉर रहा था। कंट्रीज की यदि हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज एज ऑफ नो ज्वाइन कर चुकी हैं। राइट नाउ नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो कंट्रीज हैं वो एज ऑफ नो 120 कंट्रीज हैं, 120 कंट्रीज हैं। कई लोग कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है। देखो एक्चुअली क्या है, नॉन अलाइंड का होने का फायदा मिलता है कि आप किसी की कंप्लीटली उसकी क्लोज में नहीं चले जाते हो, मतलब आप अपनी पॉलिसीज को भी थोड़ा सा ऐसा होता नहीं है। हालांकि बहुत सारी टाइम में हम लोगों ने रसिया के साथ में इन्फ्लुएंस होकर हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज रसिया की जैसे ही, मतलब द वे रसिया हैड बीन थिंकिंग पॉजिटिव, तो उस तरह से हम लोगों ने काम किया। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली आप नॉन अलाइंड हो जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्कोप रहता है आपको बाकियों के साथ में इंटरेक्ट करने का। जैसे मान लीजिए यदि इंडिया की बात करें, इंडिया हैड बीन इंटरेक्टिंग विद रसिया एज वेल एज यूएसए, हम दोनों के साथ में अपना संबंध बना के रखें, तो इससे ये फायदा मिल जाता है कि आपको कुछ ना कुछ हल्का डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव एट द टाइम। सोचिए, तो यहां पर आपको याद रखना है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो एज ऑफ नाउ जो 19 समिट थी, कौन सी 19 समिट जो होने जा रही है, 19 समिट कब है? 2023 में। 2023 का जो 19 समिट है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, इसको आपको यहां पर जरूर याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये कहां पे हो रहा है? ये है युगांडा में, जिसकी राजधानी कंपाला है। आप लोगों ने युगांडा का नाम सुना ही होगा। हमें बताइए कि युगांडा कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शन में देता हूं, अफ्रीका में है या साउथ अमेरिका में। प्लीज डू कमेंट दिस आउट नाउ। यहां पर याद रखिएगा 18th समिट जो हुई थी, अब ये जो है हर साल नहीं होती है। 18 समिट जो हुई थी, 18 समिट कब हुई थी? 2019 में हुई थी, जो कि कहां हुई थी? बाकू में। बाकू कहां पे है? बाकू है अजरबैजान में। कहां पे है बाकू? ये है अजरबैजान में। तो ये लोकेशन आपको याद रखना थोड़ी सी, अजरबैजान। हालांकि बाकू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, काफ़ी चर्चा में रहती है। हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती, बट बाकू इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट सिटी। आप लोगों ने इसका नाम काफ़ी सुना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। 120 कंट्री एज ऑफ नाउ हैं, और इसमें जवाहरलाल नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। 19 समिट 2023 की युगांडा में है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वी गोइंग टू डिस्कस टुडे, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये है आपका चोगम। चोगम क्या है? चोगम बेसिकली कॉमनवेल्थ क्या है? आपको याद होगा जब भारत आजाद हुआ उस समय देखा है तो जो ऐसी जो टेरिटरीज हैं जो कभी ना कभी दे बीन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, तो वो बेसिकली उन्होंने कॉमनवेल्थ ग्रुप बना दिया गया, है ना। तो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है। अब लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ जो ग्रुपिंग है इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए बिकॉज ये ऑब्वियस होता है हमारी गुलामी की निशानी है। वो देखिए एक्चुअली ये बात ही पॉइंट है कि हमारी गुलामी की निशानी, इसलिए कॉमनवेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन एक और पॉइंट है कि चूंकि बेसिकली ब्रिटेन का जो आधिपत्य है इंडिया में लगभग 200 साल रहा है, एंड दस वही जो कल्चर है, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उससे क्या है एक रीज़न मिल जाता है कि जो हमारे जो एक जैसी कंट्रीज हैं उनको आपस में ग्रुपिंग करने में आसानी मिलती है, कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होती है। बिकॉज यू नो दैट थिंग राइट नाउ द टाइम इज दैट कि आपको जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट आप कर सकें अलग अलग कंट्रीज के साथ में उतना अच्छा है ना। सारा खेल इस समय किसका है? जितना अच्छी आपकी पार्टनरशिप है अलग अलग कंट्रीज के साथ में उतनी अच्छी बात है। तो यू हैव गॉट वन स्कोप ओवर देयर कि इसके माध्यम से भी आप कंट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। याद रहे कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो शुरुआत है, इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पहले से हुआ था। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड वे बिफोर, मतलब भारत जब आज़ाद नहीं था उस समय उसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था, मतलब 1926 में, 1926 में। एज ऑफ नो देखें तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कॉमनवेल्थ की मेंबर दे हैड नॉट बीन द ब्रिटिश कॉलोनी, लेकिन अब उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो नाइट नाउ जो कंट्रीज हैं, हालांकि मेजॉरिटी कंट्रीज वही हैं जहां पे कभी ना कभी ब्रिटिश आधिपत्य रहा है ना,
लेकिन प्रेजेंट टाइम जो कंट्रीज है वो है 56। चोगम में कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में 56 कंट्रीज एज ऑफ नाउ पार्टिसिपेट करती हैं। याद रहे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर हमेशा लंदन में है, बिकॉज ब्रिटेन का मेन है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, चोगम का जो 27th कॉन्फ्रेंस है, चोगम का जो 27th कॉन्फ्रेंस है, 27th ये होगा 2024 में। कब होगा, 2024 में, और दैट विल टेक प्लेस एट समोआ। कहां पे होगा, ये होगा समोआ में। अब देखो यहां पर याद रखना है आपको, समोआ जो है एक कह सकते हैं ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है, मतलब साउथ पैसिफिक ओशन में आप कह सकते हो। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के, आप कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, तो ये है समोआ। याद रखिए बहुत छोटी सी कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है बस, तो कंट्री है बट डेमोक्रेटिक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि इसके पहले जो हमारी समिट हुई थी 26 समिट जो हुई थी, ये हुई थी रवांडा में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। 26 कहाँ हुई थी, ये हुई थी रवांडा में। तो ये लास्ट मीटिंग हो चुकी है रवांडा में, तो याद रखिए रवांडा। कमेंट करके बताइए कि रवांडा बेसिकली कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये है आपका चोगम। तो आज हमने डिस्कस किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया आज। तो हमने G20 डिस्कस किया, G20 का 18 समिट इंडिया में है, 2023 में हुआ है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23rd समिट इंडिया में है 2023 में। इसके अलावा ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एज ऑफ नो 15 समिट होने वाली है साउथ अफ्रीका में, है ना। COP27 की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो पहली मीट है वो 1995 में हुई थी बर्लिन में, लेकिन एज ऑफ नो 2023 की जो समिट है वो है कहाँ है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसको याद रखिएगा। G7 की बात करें, 49 समिट जापान में है 2023 में, लेकिन 48 जर्मनी हुई थी 2022 में, जिसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था। एशियन की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो यहाँ पे याद रखना 42nd और 43rd समिट 2023 की होने वाली है इंडोनेशिया में। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में, इंडोनेशिया में। नाटो की बात करें, नाटो का 33rd समिट है लिथुआनिया में। और याद रहे इसका जो फॉर्मेशन है 1949 में हुआ था। एज ऑफ नाउ फिनलैंड को जोड़ने के बाद में कुल मिला के 31 कंट्री नाटो में हो जाती हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें तो एज ऑफ याद रखना है 19 समिट जो है इसकी 2023 में युगांडा में है, और इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। एज ऑफ नाउ 120 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। चोगम की बात करें, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की बात करें, इसकी 27 समिट समोआ में है जो कि 2024 में होगी, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1926 में किया गया था। तो ये रही हमारी मेजर जो हमारी समिट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक बाय, टेक केयर, हैव वन फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर।